बाजार बोलता है तो यहाँ पर FISDIS का डेटा शुरू करते हैं पढ़ना कि किस तरह का कल डेटा उनका बना है और उसके आधार पर मार्केट में क्या रणनीति होनी चाहिए। और उसके बाद हम टॉप गेनर्स एंड लूज़र और साथ ही ग्लोबल इंडिसेस को भी देखेंगे। लेकिन DIs FIs का डेटा आपकी स्क्रीन पर है। FIs कुछ हद तक हल्के हाथ से माल खरीदते हुए नजर आए। 483 करोड़ की बाइंग की है। DIs का अच्छी बाइंग अभी भी चल रही है। 1870 करोड़ की बाइंग कल के सत्र में देखने के लिए मिली है। तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से तो पॉजिटिव ही चल रहा है रुझान और इसी का इम्पैक्ट भी है कि मार्केट में भले ही इंडेक्स फ्लैट खड़ा हो लेकिन शेयर्स में अच्छी खरीदारी देखने के लिए मिल रही है। ग्लोबल इंडिसेस पर नज़र डाल लेते हैं, वहाँ पर क्या रुझान देखने के लिए मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट्स में कल डाउ तो हरे निशान में था लेकिन नेस्डेक में थोड़ी सी बिकवाली थी। उसका कारण था कि वहाँ पर कुछ टेक शेयरों में इन पर्टिकुलर इन्वीडिया जैसे कुछ शेयरों में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थी जिसका मॉड हमें देखने के लिए मिला वहाँ पर नेस्डेक में। लेकिन शंघाई और हैंसेंग यहाँ पर रेड मार्क के साथ चल रहे हैं। निकाई में ग्रीन मार्क है, करीब 0.25% की बढ़त है। कोस्पी फ्लैट है लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड। साथ ही गेनर्स और लूजर्स पर नज़र डाल लेते हैं कौन से आज के टॉप गेनर्स हैं जिन शेयरों में अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने के लिए मिल रही है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट आज टाटा ग्रुप के शेयर कुछ ऊपर आते हुए करीब 8.5% ये शेयर चला हुआ है। आज हमने टाटा एलेक्साई में भी कुछ मुंह बनते हुए देखे। कैफिनटेक के यहाँ पर करीब 8.25% का बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कैस्ट्रॉल में करीब 6.5%, GSPL करीब 6.5% और TVS होल्डिंग यहाँ पर करीब 6% का रनअप देखने के लिए मिल रहा है इस काउंटर में। कौन से ऐसे काउंटर हैं जहाँ पर कि बिकवाली देखने के लिए मिल रही है या थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। तो आर पावर काफ़ी तेज़ी से चला था शेयर और अनिल अंबानी के ऊपर जो सेबी का एक दंड मिला उनको 5 साल स्टॉक मार्केट से बाहर रहने का, उसका काउंटर पर इम्पैक्ट लगातार तीसरा दिन है आई थिंक कि यहाँ पर डाउन सर्किट लग रहा है। साथ ही सुप्राजीत इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी करीब 3.5% की गिरावट। मिंडा कॉप एक शानदार रनअप के बाद इस काउंटर पर थोड़ी सी आज नेगेटिव साइड पर ट्रेडिंग हो रही है। पावर मैक यहाँ पर करीब 3% नीचे है। ये ISGC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन ग्लोबल खबरें काफ़ी हैं और उन पर भी नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह की ग्लोबल खबरें पैन आउट हो रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, चीन से शुरू करते हैं। चीन में राहत पैकेज की बातें अब दोबारा से शुरू हो गई हैं। कारण है कि वहाँ पर जो अभी तक 2024 में सरकारी स्पेंडिंग है वो करीब 2% घटी है और $2.8 ट्रिलियन की ही रही है। अब ये माना जा रहा है कि वहाँ पर स्पेंडिंग सरकारी भी कम हो रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को कॉम्पनसेट करना होगा। उनकी इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो भी चल रही है। अंशुल जी, अगर पहले मैं ब्रिजेश जी के पास ही आऊँगा। ब्रिजेश जी, आप मेटल की बात भी कर रहे थे। सर, चीन में अगर कुछ भी स्टिमुलस आता है तो सर मेटल काउंटर्स पर अक्सर इम्पैक्ट देखा गया है। वहाँ फेड ने ऑलरेडी इंडिकेट कर ही दिया है कि वो आगामी सितंबर वाली पॉलिसी में रेट कट करेंगे। ये मेटल काउंटर्स पर कैसे स्ट्रेटजी बनाए सर? मुझे लगता है मेटल में काफी अच्छा मूव आया है। और ये जो जितने भी अपने एफओ के जो स्टॉक्स है, आप टाटा स्टील ले लीजिए या फिर सेल JSW स्टील, इसमें काफी अच्छे स्ट्रक्चर्स बने हैं वीकली टाइम फ्रेम पे वगैरह। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये न्यूज को ये सेक्टर डिस्काउंट कर रहा है। और मुझे हालांकि मेटल और IT ये दो स्पेस है जहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सेक्टर रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे नया तेजी हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये न्यूज के चलते काफी पॉजिटिव रहेगा। ये मोमेंटम इतना आसानी से नहीं रुकेगा। मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट मंथ भी कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड रहेगा ये मेटल स्पेस में। सेल एक काफी अच्छा लगता है, सेल में काफी बड़ा लंबा मूव दिखाई देता है। तो सेल में एक व्यू है, हिंदुस्तान कॉपर में हम लोग व्यू लेके चल रहे हैं, हिंदुस्तान जिंक में हम लोग व्यू लेके चल रहे हैं। तो काफी स्टॉक्स है जहाँ पे हम क्लाइंट्स को तेजी करवा रहे हैं। जी, तो सर क्या टारगेट्स लेकर चल रहे हैं सेल, हिंदुस्तान जिंक जैसे शेयरों में? सेल में तो करीब करीब मैं करंट प्राइस से इसको हालांकि भी 136 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं अगर 3-4 महीने के नजरिए से देखूं तो मैं इसको 180 के आसपास देख रहा हूँ। तो एक 50 पॉइंट्स का मूव मुझे डायरेक्शनली सेल में लगता है। ओके। और हिंदुस्तान जिंक में हमें लगता है कि ये स्टॉक अभी फिर से बॉटम के पास आया है। 650 तक का व्यू हम हिंदुस्तान जिंक में लेके चल रहे हैं। तो बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पर दोनों ही काउंटर्स पर और सर ने मेटल पर कुछ ज़्यादा एग्रेसिव साइड पर बैट दी हैं, लेकिन अच्छी बात है।
बड़े टारगेट्स पर रहता है तो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी आसान होता है। अंशुल जी, आप अगर देखें तो आईटी काउंटर्स की भी बात हमने लगातार हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज मैं कच्चे तेल की बात करूंगा। कच्चे तेल की कीमतों में कल हमने देखा कि करीब 4% का जंप आता हुआ दिखाई दिया। लीबिया में तेल उत्पादन रोका गया है, जिसकी वजह से कीमतों में 3 से 4% का उछाल देखने के लिए मिला। लीबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पर करीब 12 लाख बैरल प्रतिदिन का तेल का प्रोडक्शन होता है, जिसमें से कि 10 लाख बैरल वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो उनकी घरेलू इकोनॉमी में केवल 2 लाख बैरल का यूज़ होता है, लेकिन 10 लाख बैरल ये एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई है वो थोड़ा सा डिसरप्ट हो रही है। उसकी वजह से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें कल बढ़ती हुई दिखाई दी। लीबिया में आंतरिक पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं उनके सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट के बीच में, तो उसके चक्कर में वहाँ पर उत्पादन ठप करना पड़ रहा है। अंशुल जी, जो क्रूड से जुड़े हुए काउंटर हैं लाइक वेदांता, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, सेलन एक्सप्लोरेशन, और जो उन अगर कीमतें ऊपर आती हैं तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर इंपैक्ट आता है लाइक आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल। कोई पर्टिकुलर काउंटर आपकी रडार पर हैं क्या? देखिए विवेक जी, क्रूड पे अगर बात करें तो क्रूड में लगभग 100 हफ्ते का एक ट्रायंगल फॉर्मेशन है जिसके लोअर एंड से चल रहा है। तो इसको मैं एक पुल बैक की तरह ही काउंट कर रहा हूँ। ऊपर में यहाँ से $4-5 तक की, $82 तक की तेजी रह सकती है। तो इसका बहुत ज्यादा कोई ऐसा इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइजेस पे नहीं आएगा। जो अपने स्टैंड अलोन स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में वही चलेंगे। ओएनजीसी और गेल हमें काफी अच्छा लग रहा है। ओएनजीसी हमने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने क्लाइंट्स को बाई रिकमेंड किया है 327 ऑड लेवल्स पे, अभी वहीं पे चल रहा है। तो 334 पहला टारगेट है हमारा, 345 दूसरा टारगेट हमको लग रहा है। दूसरा स्टॉक गेल है जिसमें काफी अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है जिससे आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट आएगा। थोड़ा सा वॉल्यूम और होता तो मैं कॉन्फिडेंटली कह देता कि ये ब्रेकआउट है, बट इवेंचुअली प्राइस के साथ वॉल्यूम पिकअप कर लेगा। तो इसको भी बाई कर सकते हैं। ₹233 का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ऊपर में पहला टारगेट जो स्विंग हाई है 245 के अराउंड का, वो टारगेट मिल जाएगा। या स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ओएनजीसी और गेल दोनों हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हैं, हमने उनको पहले बाय कॉल्स इनिशिएट करके दिए हुए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिए कि कौन से काउंटर हैं जो कि क्रूड ऑयल से जुड़े हुए और इन पर आपको बैट लगानी है। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो कि बैंकर्स के लिए भी है और आईटी कंपनियों के लिए भी है। एक एसएनपी की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बैंकों को आईटी स्पेंडिंग बढ़ानी होगी। अगले 2 साल में आईटी स्पेंडिंग 15 से 20% बढ़ने का अनुमान है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस ओनली। कोविड के बाद ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ी है और कई देशों में बैंकिंग इंफ्रा को लेकर रेगुलेटर्स चिंतित भी हैं। हमने देखा भी था कि आरबीआई ने पीछे कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन पर रोक भी लगाई थी क्योंकि इनके टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर उतने रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि नए क्लाइंट्स को आप जो आईटी सर्विसेज हैं जैसे क्रेडिट कार्ड है या जो दूसरी ऑनलाइन बैंकिंग की चीज़ें हैं वो आप मुहैया नहीं करा सकते। उसकी वजह से कुछ बैंकों पर जुर्माने भी लगे हैं। भारत और मलेशिया के बीच में रेगुलेटर्स थोड़े ज़्यादा ही सख्त हो रहे हैं, एसएनपी की रिपोर्ट कहती है। और कल हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट इस समय पर आते हुए भी देखा। इन्फोसिस के सीईओ ने कहा है कि भारत में आईटी कंपनियों के लिए सुनहरे मौके हैं क्योंकि भारत की इकोनॉमी खुद बहुत अच्छा कर रही है और यहाँ पर हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। हालांकि अभी तक इंडियन आईटी कंपनीज का मोर देन 60% रेवेन्यू अमेरिका से और मोर देन 20 to 25% रेवेन्यू यूरोप रीजन से आता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उनका जो मेजर रोल रहता है वो जापानीज़ इकोनॉमी और जो दुनिया भर के दूसरे देश रहते हैं वहाँ से रहते हैं। इंडिया से बहुत ज़्यादा आईटी कंपनीज़ को रेवेन्यू में नहीं मिलता है, लेकिन अगर आईटी कंपनियाँ अब इंडिया पर इतनी बुलिश है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर भी अच्छे सुनहरे मौके मिल सकते हैं। ब्रिजेश सर, कोई आईटी काउंटर है आपकी रडार पर जो कि इतनी तेजी के बाद 29-30 हज़ार तक ये इंडेक्स आ गया था आईटी का, वहाँ से वन वे वर्टिकल राइज देखने के लिए मिला, 41,000 पर आ गया? कोई पर्टिकुलर काउंटर? विवेक जी, आईटी में हालांकि जो मिड कैप वाली जो आईटी जो स्पेस है उसमें काफी अच्छा तेजी बनता हुआ नजर आ रहा है। आप जैसे कि परसिस्टेंट ले लीजिए। परसिस्टेंट ये लेवल से भी मुझे लगता है कि एक मोमेंटम, काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को सर परसिस्टेंट है। कोफोर्ज है। उसके बाद जो हम लोग जो ट्रैक कर रहे हैं वो है एलटीटीएस। इसमें भी काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। और बिरला सॉफ्ट जो एक काउंटर है जहाँ पे
जो एक करेक्शन आ चुका है, तो उसमें हम पुल बैक देख रहे हैं, करीब करीब 680 टू 700 के स्ट्राइक प्राइस तक हम लोग उसमें पुल बैक देख रहे हैं बिरला सॉफ्ट में। और अगर लंबी अवधि की नजर से बात करें तो हम लोग टेक महिंद्रा और इंफोसिस, ये दोनों ही क्वार्टर में हमारा तेजी का व्यू है। बिल्कुल, तो दोनों ही काउंटर पर तेजी का व्यू है और सर ने बता दिए कि मिड कैप आईटी में ज़्यादा अच्छे मौके हैं। और आईटी से जुड़ी एक और बड़ी ग्लोबल खबर, एप्पल का जो 16 आईफोन 16 है उसकी लॉन्च डेट लगभग डिसाइड हो रही है 9 सितंबर। पहले ये 10 सितंबर को होनी थी, लेकिन ये 9 सितंबर को हो सकती है। कंपनी अपने यहाँ पर ही विद इन द ऑफिस इनवाइट करती है लोगों को और बताती है कि हम इस दिन कुछ अपने डिवाइसेस लॉन्च करने जा रहे हैं। हालांकि उसमें आईफोन का नाम नहीं होता कभी भी, लेकिन यही माना जाता है, मार्केट इसी तरह से एक्सपेक्ट करता है कि आईफोन उस दिन लॉन्च किया जाएगा। अक्सर कंपनी अपना जो भी नया आईफोन का वेरिएंट होती है वो सितंबर में ही लॉन्च करती है। अंशुल जी, रेडिंगटन, चूँकि आईफोन तो इंडिया में एप्पल कंपनी तो लिस्टेड है नहीं, अब एप्पल का डिस्ट्रीब्यूटर ही लिस्टेड है, कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? जनरली ये देखा गया है कि इनका जो सितंबर क्वार्टर में ये शेयर चलता भी है, थोड़ा मूव भी कर जाता है कई बार, और अक्टूबर दिसंबर में चूंकि सेल जो एक्चुअल सेल कन्वर्ट होती है वो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में होती है। कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को? विवेक जी, अगर रेडिंगटन का चार्ट देखें वीकली चार्ट पे, ये एक पिनेंट काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है। बड़ी रैली के बाद, तो पुल एंड फ्लैग पैटर्न के बाद जो सेकंड बेस्ट पैटर्न होता है जहां से तेजी से स्टॉक चलता है वो होता है पिनेंट। तो पिनेंट के अंदर है, 19 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोबेबली 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते और इसमें काटेगा। जब ब्रेकआउट आएगा इसका 212 के ऊपर तो इसमें बढ़िया मोमेंटम बनेगा और बड़ा तेज मोमेंटम बनेगा। जिसका पहला रेजिस्टेंस होगा 231 रुपए का जो स्विंग हाई है, और टारगेट रहेगा 280-285 रुपए का। तो स्टॉक को 212 रुपए के ऊपर अगर बाई करते हैं तो मोमेंटम बहुत तेजी से मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है कि आप बाई करके 1-1.5 महीने वेट कर सकते हैं, मार्केट को टाइम नहीं करना चाहते हैं, तो आप करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं। ये प्रीएम्प्टिव बाइंग होगी। मोमेंटम के लिए 212 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट बाई करना चाहिए। जी, कुछ दर्शकों के सवाल भी लेना आप शुरू कर देते हैं। कामरे आलम जी का सवाल है वोडाफोन आइडिया पर सर। ब्रिजेश सर, इन्होंने 17 रुपये 44 पैसे के कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या कुछ स्टॉप लॉस है और टारगेट क्या रखें? आई थिंक आइडिया में हमने काफी बार बताया भी है कि इसमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर वो स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 14 का जो लेवल है, 14 का जो इमीडिएट स्विंग है, वो उसको स्टॉप लॉस लेके चले। आइडिया हालात अभी ये जो 14 का जो लेवल है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज के नीचे आता है डेली चार्ट पे। तो मेरा मानना है अगर उनका पोजीशन है तो वो 14 का स्टॉप लॉस लेके चले। और ऊपर में 18 का रेजिस्टेंस है, तो ये रेंज में रहेगा। अगर उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है 17 17.5 के आसपास, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस अगर वो फॉलो करते हैं तो 14 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी, जंतु सरकार जी, ये हैं मोरपेन लैब, इस पर पूछ रहे हैं अंशुल जी, कुछ आपका व्यू है क्या मोरपेन लैब के ऊपर? और विवेक जी, मोरपेन लैब में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है 90 रुपए के टारगेट के साथ 86 रुपीज का हाई बना है। आज के सेशन में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, उसकी वजह ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया है। तो हम यहाँ पे अब प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे हैं। इसमें 539 डेज का बेस ब्रेकआउट था, इनिशियल मूव कंप्लीट हुई है। अब 20 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट करने या तो स्टॉक नीचे आएगा या साइडवेज चला जाएगा और मूविंग एवरेज कैचअप होगा। तो दोनों केस में 1 से 1.5 हफ्ते अब ये स्टॉक साइडवेज टू हल्का पुल बैक जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव में ये स्टॉक 110-115 रुपए तक की मूव दिखाएगा। तो 1 से 1.5 हफ्ते की कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, फ्रेश ब्रेकआउट में बाई बनेगा। और अगर पुल बैक से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है कि 70-71 तक पुल बैक से अगर आप घबराते नहीं है, तो स्टॉक को होल्ड करके रखिए। नेक्स्ट लेग में 110-115 बहुत आराम से दिखाएगा। 540 दिन का बेस ब्रेकआउट है इसका इमीडिएट टारगेट 145 के करीब, सॉरी, इसका जी, इमीडिएट टारगेट 145 के करीब का बनता है। बिल्कुल। कुछ और खबरें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, दर्शक सवाल भी पूछते रहते हैं इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में। क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पर। उनका कहना है कि FY25 में स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लोन ग्रोथ होगी वो 25 से 27% रहने का अनुमान है। हालांकि पिछले साल 28% रही थी, तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं है। जितना शेयर डिक्लाइन हो चुके हैं और चल भी नहीं रहे पूरी रैली में, अगर आप देखें इक्विटास, उज्जीवन, उत्कर्ष, सूर्योदय उतना तेज़ी से नहीं चले हैं, खासतौर से उज्जीवन तो बिल्कुल नहीं चला है।
ब्रिजेश सर, कोई आपको पर्टिकुलर स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक लग रहा है क्या इन लेवल्स पर? विवेक जी, नॉट एग्जैक्टली। अभी भी हम पोजिशनल लॉन्ग के नजरिए से हम कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहे। हो सकता है कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारा ये फिलहाल हमारा जो बैंकिंग एनालिस्ट है उसका मानना है कि इसमें भी अभी मोमेंटम और इसमें स्टोरी चेंज टर्न अराउंड होने का थोड़ा टाइम है, काफी टाइम है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो हम वैसे लॉन्ग टर्म के नजरिए से कुछ नहीं बाय कराते। ई फाइनेंस जिसमें जो एफओ के जो स्टॉक है उसमें कभी कभी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ईयू फाइनेंस में भी फिलहाल हालांकि ये करेक्शन आया था नीचे, लेकिन अगर वो 660 670 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है कि फिर से ये एक बार थोड़ा सा इसे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट इसका जो भी ट्रिगर है वो 680 670 690 ये लेवल पार करने के बाद ही आएगा। तो कॉशियस व्यू लेके चलेंगे। लंबे नजरिए से हम थोड़ा सा इसको अवॉइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम ढूंढ सकते हैं स्टॉक्स में। जी, एक खबर पर ऐसी पर चर्चा करते हैं जो कि हम लोगों की आम जिंदगी से भी जुड़ी हुई होती है और डेली हमारे यूज़ भी होता है। घर, एक घर बनता है लेकिन घरों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एक सर्वे आया है क्रेडाई का जिसमें कि उन्होंने रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने बताया, 8 शहरों का हवाला लिया है जो मेन 8 शहर हैं, और उनका कहना है कि घरों की कीमतें Q1 में अप्रैल जून तिमाही में पिछले साल की अप्रैल जून तिमाही के कंपैरिजन में 12% तक ऑन एन एवरेज बढ़ी हैं। साथ ही दिल्ली एनसीआर में तो घरों की कीमतें 30% तक पिछले एक साल में बढ़ चुकी हैं। एक बार डेटा पर नज़र डाल लेते हैं किस शहर में कितनी कीमतें बढ़ी हैं। तो एक साल में अगर हम अहमदाबाद में देखें तो जहां पर कि पहला जो पुराना प्राइस होता था घरों का वो होता था 6507 रुपये स्क्वायर फीट का, जो कि बढ़कर पिछले एक साल में अप्रैल जून 2023 और अप्रैल जून 2024 रेट देख लीजिए। अब नया प्राइस जो चल रहा है वो 7335 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास चल रहा है। ये ऑन एन एवरेज लिया जाता है, हर पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग होते हैं, ऑन एन एवरेज लिया जाता है। तो 13% का इंक्रीज़ है। बेंगलुरु में करीब 28% का जंप देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर रीजन में करीब 30%। चेन्नई में रेट फ्लैट है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चेन्नई में दाम नहीं बढ़े हैं। हैदराबाद में करीब 7% दाम बढ़े हैं पिछले एक साल में। कोलकाता में भी 6% दाम बढ़ चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 6% दाम बढ़े हैं। सबसे महंगा मुंबई माना भी जाता है, वो इलाका माना जाता है जहां पर कि घर बहुत महंगे मिलते हैं। 20,275 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट वहां पर चल रहा है। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 6% प्राइस बढ़े। पुणे में करीब 13% प्राइस में जंप देखने के लिए मिला है। दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, यहाँ पर तो अब 5 डिजिट में तो घर की कीमत आ गई है, मतलब कि 5 डिजिट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अगर आप 1000-2000 स्क्वायर फीट का घर ले रहे हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि करोड़ों में ही बात हो गई है। अंशुल जी, जिस तरह के डेटा हैं ये घर महंगे होने के, सर स्टील कंपनियों से बात करो, वो कहते हैं कि स्टील तो सस्ती चल रही है, हमारे तो स्टील के दाम नहीं बढ़े। सीमेंट के दाम फ्लैट चल रहे हैं। केवल ज़मीन की वैल्यू बढ़ने से ये घर महंगे हुए हैं, या ये लग रहा है कि घरों के दाम बढ़ा के कंपनियां भी मज़े कर रही हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये जो अगर ये कंपनियों को, किसी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, वो डेटा में तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के जो रिजल्ट्स आए हमने देखे फ्लैटिश थे। इवन डीएलएफ जैसी कंपनी के, कोई कंपनी है चार्ट पर जो अच्छी लग रही है आपको? देखिए विवेक जी, लोढ़ा डेवलपर में थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, बट ओवरऑल अगर देखूं तो रियलिटी इंडेक्स में 116-117% की रैली दी, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। और बहुत ज्यादा कोई नई अपॉर्चुनिटी इस इंडेक्स में फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रही है। 8 से 10 हफ्ते की कंसोलिडेशन मिल जाती है तो ये इंडेक्स नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव के लिए तैयार होगा। इसमें लोढ़ा डेवलपर का स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से बेस को रीटेस्ट किया है और डबल बॉटम बना रहा है। 1344 निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश अपमूव बनेगी 1600 1650 तक की। तो एक लोढ़ा डेवलपर हमको काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रीएम्प्टिव बाई नहीं सजेस्ट करेंगे, हम ब्रेकआउट के बाद ही सजेस्ट करेंगे। और ब्रेकआउट आने में भी अभी कम से कम थोड़ा सा और कंसोलिडेशन अगर मिलेगा तो टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद तेजी बन सकती है। दूसरा स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टी, इसमें भी हमको काफी अच्छी अपसाइड दिख रही है। और आप देखिए ये जो ब्रांडेड प्लेयर्स हैं इनकी तरफ ज्यादा रुझान है, ये रेरा और ये सारी चीजें आने के बाद कि डिलीवरी काफी आराम से हो जाती है और स्मूथली हो जाती है, तो इनके पास ज्यादा ऑर्डर फ्लोस रहेंगे।
3000 का लेवल पे एक रेजिस्टेंस है गोदरेज प्रॉपर्टी का, निकलते ही से स्टॉक में भी 10 से 12% की रैली 3300 तक की बनती हुई दिखेगी। तो ये दो स्टॉक हमारी टॉपिक में है और लीडर्स के साथ जाना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कौन से ऐसे शेयर्स हैं जो घरों की कीमतों के बढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं? वो तो फंडामेंटली होता है, लेकिन अंशुल जी ने ऑन डेटा ऑन चार्ट्स वो शेयर बता दिए जहाँ पर कि आप खरीदारी करके पैसा बना सकते हैं। घर नहीं बने, कम से कम पैसा तो बने, ये बहुत ज़रूरी होता है। ब्रजेश सर, आपकी रडार पर कौन से ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पैसा बन सकता है सर? अ, विवेक जी, पहले तो एक तो आपने ऑलरेडी डिस्कस किया था कैस्ट्रॉल इंडिया। तो कैस्ट्रॉल इंडिया का एक चार्ट है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अच्छा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है और मोमेंटम काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कैस्ट्रॉल में हम बाय ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस रहेगा 264 का रहेगा और 301 का टारगेट रहेगा कैस्ट्रॉल इंडिया में। एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद जो एक स्टॉक पे मेरे जो हम लोग जो देख रहे हैं वो सिटी यूनियन बैंक, CUB। तो इस पे भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना है। एक मोमेंटम, एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 180 तक। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 165 का रहेगा। जी, तो दो काउंटर सिटी यूनियन बैंक जहां पर कि 180 रुपये के टारगेट और 4 रुपये का केवल स्टॉप लॉस, 169 रुपये पर शेयर चल रहा है, 11 रुपये के ऊपर का अपसाइड। तो यहां पर एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। दूसरा काउंटर है कैस्ट्रॉल इंडिया, जहां पर कि 17 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है और 20 रुपये ऊपर का टारगेट है। यहां पर भी खरीदारी कर सकते हैं। काउंटर हम देख रहे हैं कि आज ऑलरेडी एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है। तो यहाँ पर कैस्ट्रॉल और सिटी यूनियन, यहाँ पर इन दो काउंटर्स में ब्रजेश सर की खरीदारी की राय। ब्रजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, बहुत सारे सवाल भी अब हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं सर। कुछ एक दर्शकों के सवाल लेते हुए चलते हैं। रेनू गोयल जी का सवाल है अबाउट इंडिया पर। इन्होंने पूछ रही हैं कि सर, अबाउट इंडिया सेल किया है 28,530 पर, अभी लॉस में हूँ, क्या करूँ? सेल करने के बाद लॉस में, ये F&O का काउंटर है क्या सर? इन्होंने लगता है फ्यूचर शॉर्ट कर दिया क्या? जी, F&O का काउंटर है सर, ये F&O में लिस्टेड है। ओके, तो मुझे लगता है इन्होंने शॉर्ट कर दिया सर। सितंबर फ्यूचर, बिल्कुल इन्होंने लिखा भी है, माय मिस्टेक। सितंबर फ्यूचर इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। डाउन अब आ जाएगा तब तक, या लॉस बुक कर लें? देखिए, मेरा सजेशन विवेक जी इनके लिए रहेगा कि आपको इमीडिएटली लॉस बुक कर लेना चाहिए। जितना आप डिले करेंगे उतनी दिक्कत जाएगी। स्टॉक में 40 दिन में 31% की रैली थी इन फरवरी, और उसके बाद से बेस बना रहा है। बेस में कप एंड हैंडल पैटर्न बना है। तो जैसे ये स्टॉक 29,350, 29,400 के ऊपर निकलेगा, इस स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी 33,500 रुपए तक के लिए। तो इमीडिएटली लॉस बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। बल्कि 29,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपने सौदे को पलट भी सकती हैं। लॉन्ग साइड में 33,500 तक के टारगेट मिल जाएंगे। बिल्कुल, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताई है कि अगर इसी शेयर से पैसे कमाने हैं, लॉस पूरा करना है, तो 29,350 के आसपास जब ये काउंटर आता है फ्यूचर में, तो आप अपनी पोजीशन को उल्टा कर लीजिए, यानी कि प्लस साइड पर चली जाइए, तो आपको वहाँ से करीब 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा। रेनू जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, आशीष चक्रवर्ती जी हैं AB कैपिटल पर, इनके पास कुछ शेयर हैं 239 रुपये के भाव के, लॉन्ग टर्म विजन है, क्या करना है? देखिए, लॉन्ग टर्म विजन अगर आपका है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि AB कैपिटल अच्छा लग रहा है। इसमें स्टॉक जब से लिस्ट हुआ था उसी वीक में हाई बना था 255 का, अब लगभग उसी के आसपास आगे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 4 महीने में उसी लेवल को रिजेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही ये 250 255 निकलेगा, जिसकी उम्मीद काफी हाई है कि ये निकलेगा, तो इस स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल बुल रन बनना स्टार्ट होगा। मल्टी मंथ ब्रेकआउट रहेगा। तो इस स्टॉक में मिनिमम टारगेट जो निकल के आएगा वो 400 रुपए का निकल के आएगा। अब 400 आपको थोड़ा सा डबल के हिसाब से बड़ा लग सकता है, लेकिन देखिए 2018 से बेस बन रहा है, तो 6 साल का बेस ब्रेकआउट होगा 250 255 के ऊपर। एटलीस्ट 6 से 8 महीने रैली करेगा और 400 रुपए तक के टारगेट आपको दे सकता है। अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, बल्कि 250 के ऊपर और ऐड भी कर सकते हैं। जी, किरण जी का सवाल है MMTC पर सर, शॉर्ट टर्म के टारगेट्स क्या रख सकती हैं वो? देखिए, PSU काउंटर्स में काफी वीकनेस थी, लेकिन MMTC एक काउंटर है जो मेरे को लग रहा है कि अभी कंसोलिडेशन में है। उसकी वजह यह है कि 190 दिन का बेस ब्रेकआउट आया था, रैली दिया था स्टॉक ने 84 से
130 तक। उसके बाद कंसोलिडेशन में है, 20 डे मूविंग एवरेज पुल बैक हो चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज प्रोबेबली 1 से 2 हफ्ते में पुल बैक करके कंप्लीट करेगा, और 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक चला नहीं है। हाई लाइकली है कि 50 डे टेस्ट करने के बाद स्टॉक में रैली बनेगी, तो उसमें 1.5 से 2 हफ्ते का समय लग सकता है। बट इवेंचुअली ये स्टॉक 150 रुपए तक जाता हुआ दिख रहा है, तो 1.5 से 2 हफ्ते में तो कोई मोमेंटम नहीं दिख रही है। उसके बाद मूव बनेगी तो 150 तक की आराम से मूव बन सकती है, होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम अपने दर्शकों की डिमांड पर एक सेगमेंट कल से शुरू करने वाले हैं, स्टॉक एक्सरे। इसमें हम एक कंपनी के फंडामेंटल पर डिटेल में बात किया करेंगे, और उसमें हम बताएंगे कि कंपनी में क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं, बहुत सारे शेयर्स में फंसे हुए हैं, उनको टेक्निकली टारगेट मिल जाते हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट भी हमारे साथ होते हैं, लेकिन समय सीमा होती है, तो एक डिटेल में एनालिसिस नहीं हो पाता, डिटेल में बात नहीं हो पाती कि इस पर्टिकुलर काउंटर में हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ऐसा ही एक हमारा सेगमेंट रहेगा स्टॉक एक्सरे, जिस पर कि हम डेली बात किया करेंगे। लेकिन उसके लिए मेरी दर्शकों से एक गुजारिश रहेगी कि आपको जिस भी स्टॉक का एक्सरे कराना है, यानी कि स्टॉक पर ज़्यादा डिटेल में एनालिसिस करना है, आप उसका सवाल हमें भेजना, और उस पर आप ब्रैकेट में डाल देना कि स्टॉक एक्सरे इस काउंटर का हमें कराना है। ज़्यादा सवाल जिस काउंटर पर मिलेंगे, हम उस काउंटर को ज़रूर एनालिसिस करके और अपने जो भी गेस्ट होंगे उस दिन के, उनसे डिटेल में उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभिषेक पंडित जी का सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर सर, और इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर। इनके ये टाइम रिव्यू मांग रहे हैं कि क्या इनको इस समय करना चाहिए। देखिए, साउथ इंडियन बैंक तो कम्प्लीटली फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक लग रहा है, लेकिन ये डाउन ट्रेंडिंग जो है ये बड़े बेस का ब्रेकआउट था, उसको रीटेस्ट करने के लिए नीचे आया था। तो शॉर्ट टर्म में 326 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट था, ये जो करंट डाउन मूव है उसी को रीटेस्ट कर रही है। तो स्टॉक को मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम बनेगा 27.5 रुपए के ऊपर, जो प्रोबेबली इस मंथ एंड की क्लोज के बाद बन जाना चाहिए। नेक्स्ट मंथ में ब्रेकआउट बनना चाहिए 27 रुपए के ऊपर। तो 27-27.50 की रेंज में थोड़ी सी सप्लाई है, उसको जैसे ही ये स्टॉक खत्म करेगा 36.45 इसका प्रीवियस स्विंग हाई था फरवरी का, उसको टेस्ट करेगा, और वो निकलने के बाद इस स्टॉक में लगभग 50 रुपए तक की रैली बनेगी। तो अगर 12 से 18 महीने आपके पास समय है तो स्टॉक को दे दीजिए, 50 रुपए के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इस स्टॉक में भी कुछ हद तक सिमिलर चार्ट दिख रहा है, लेकिन इसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि साउथ बैंक में ब्रेकआउट के बाद पुल बैक है, और ये नियर अबाउट ब्रेकआउट कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें 84 के ऊपर ही किसी तरह का मोमेंटम बनेगा। मैं अवॉइड की सलाह दे रहा हूँ, 84 आता है तो वहां पे कुछ हद तक मेरा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, उसके ऊपर मोमेंटम बनेगा तब देखेंगे। लेकिन 84 आने में भी ये स्टॉक शायद 12 से 18 महीना अगर लगा देगा तो कुछ सरप्राइज नहीं होगा। तो इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। साउथ बैंक फ्रेश बाइंग 27 के ऊपर कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड करें। जी, एक हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, सचिन शर्मा जी। सचिन जी, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम सत्यम शर्मा है, मैं रायपुर सिटी छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी सर। सर मैंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और प्राज इंडस्ट्रीज को बाय किया हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। अडानी को लॉन्ग टर्म के लिए और प्राज इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म के लिए। जी। और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन मैंने 1060 पे 60 शेयर बाय किया हुआ है, और प्राज इंडस्ट्री मैंने 780 पे 60 शेयर बाय किया हुआ है। जी ठीक है सर, पूछ लेते हैं। अंशुल जी, प्राज इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुए हैं इन्होंने, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं। दोनों ठीक हैं क्या? चुनाव ठीक है? क्या टारगेट रखें? देखिए, प्राज इंडस्ट्री में शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आया था, अभी उसी लेवल को रीटेस्ट करने स्टॉक नीचे आ रहा है। लगभग 139 डेज का बेस ब्रेकआउट था, उसके ऊपर बेस ऑन बेस पैटर्न बना था 34 डेज का। तो ये पुल बैक कंप्लीट कर रहा है, यहाँ से एक आध हफ्ता लगेगा रिवर्स करने में। 755 निकलने के बाद स्टॉक में मोमेंटम आ जाएगा 840 850 के लिए। तो प्राज इंडस्ट्री तो इन्होंने ठीक लिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट इसने किया था 1 अगस्त को, लेकिन वो भी फिजल आउट हो गया है, और तब भी हमारे डाउट्स हाई थे कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं, और अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो ये बॉक्स का लो पहले टेस्ट करेगा 877। स्टॉक में स्ट्रक्चरल बुल रन नहीं है, बड़े कंसोलिडेशन में है, अंडर परफॉर्मर है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं बनता है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। बिल्कुल।
इथेनॉल प्राइस हाइक को लेकर भी काफ़ी कुछ बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि जल्द ही इथेनॉल प्राइस हाइक हमें देखने के लिए मिले, और इथेनॉल के इक्विपमेंट बनाती है प्राज इंडस्ट्री, तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म ट्रिगर हो सकता है कि इस काउंटर पर देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आपका उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है अंशुल जी को, तो यहाँ पर आप व्यू चेक कर सकते हैं सर अपने हिसाब से। नेक्स्ट काउंटर हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, अंशित जी आलोक इंडस्ट्रीज़ के शेयर हैं सर, इनके पास 10,006 रुपये के। सर पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 6 रुपये का शेयर 28-29 रुपये तक होल्ड किया हुआ और अच्छी क्वांटिटी होल्ड की हुई है। ये 1 साल और होल्ड करना चाहते हैं अंशुल जी, कुछ रिटर्न मिल पाएगा? देखिए, मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप नजरिया अपना थोड़ा सा बड़ा कर लें, 2 से 3 साल का, क्योंकि गवर्नमेंट का नजरिया 5 साल का है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि यहाँ से एटलीस्ट 5 to 7x 5 साल में टर्नओवर होगा इस कपड़े की इंडस्ट्री का, और 10 साल पकड़ें तो मार्केट यहाँ से एटलीस्ट 15 टाइम्स होगा। तो जब गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रही है इस इंडस्ट्री को, तो इस इंडस्ट्री में मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। और ये इतिहास रहा है, आपने चाहे रेलवे देखा हो चाहे डिफेंस देखा हो, जब गवर्नमेंट का सपोर्ट आया तो स्टॉक में एकदम से आग लगना स्टार्ट हुई। वही चीज इसमें होने की संभावना काफी आई है, क्योंकि गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स उस तरफ आ रहे हैं। अब पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये सब बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जैसे ये धीरे धीरे रिवील होना स्टार्ट होगा, सारे स्टॉक्स में टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी बनना डेवलप होगी। और आलोक इंडस्ट्री में रिलायंस इंडस्ट्रीज का काफी अच्छा बड़ा स्टेक है। प्रमोटर कैटेगरी में आते हैं, तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से काफी सेटिस्फाइड हूँ। और स्टॉक पे देखें वीकली चार्ट में 166 हफ्ते का बेस बना हुआ है। 32 रुपए निकलने के बाद स्टॉक में जो टारगेट निकल के आते हैं वो लगभग 80 रुपए के निकल के आते हैं। तो स्टॉक को आप थोड़ा सा 3 से 4 साल का समय दीजिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स बन सकते हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे क्लाइंट्स के और मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में ये लॉन्ग टर्म के लिहाज से स्टॉक रखा हुआ है, विद द सिमिलर स्टोरी जो मैंने आपको बताई है। यही स्टोरी एज इन अनफोल्ड होती जा रही है, तो हम भी उसको ट्रैक कर रहे हैं, और उसी स्टोरी के हिसाब से हमने लिया है 3 से 5 साल के लिए। जी, एक हमारे दर्शक हैं शफीक अंसारी जी, उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा है अभी, उन्होंने लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा दिया है। मनी 9 के कार्यक्रम आकाश में ध्रुव तारे के समान प्रकाशमान है, इसके आगे सबकी चमक फीकी है। विवेक जी, आपका और आपकी टीम का जवाब नहीं, एक्सपर्ट बहुत टैलेंटेड हैं, हीरो हैं, कार्यक्रम के लिए दिल से नमस्कार। थैंक यू वेरी मच सर। और टीम का प्रदर्शन भी तभी अच्छा होता है जब उनके पास आपके जैसे शानदार दर्शक होते हैं जो हौसला अफजाई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस तरह के हमें कॉम्प्लीमेंट देने के लिए।